हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का ब्लॉक 6 जो कि है फेमिनिस्ट थ्योरीज। इसके सारे नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एंड मैं पूरी हर एक यूनिट कंप्लीट करूंगी, लेकिन एज यूजुअल हम हर यूनिट में हर चीज़ कवर ना करते हुए जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। ऑल्सो हर यूनिट के पहले मैं उस यूनिट से आने वाले क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो अभी तक के पुराने 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है। आप चाहे तो इसे पॉज कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ब्लॉग से भी चेक कर सकते हैं। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। मैं सारे क्वेश्चन अभी रीड नहीं करूंगी क्योंकि मैं हर यूनिट के पहले जो है उस यूनिट से आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। बट अगर आपको सिर्फ ऐसे चेक ही करना हो तो मोस्टली मैरी वोllstonecraft जो है उनके ऊपर एक पूरा यूनिट बेस्ड है। सो उनके ऊपर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेम विथ वर्जीनिया वुल्फ, एक पूरा यूनिट उन पे बेस्ड है। सेम विथ सिमोन द बोवार, एक यूनिट इन पे बेस्ड है। एंड देन इलेन शार्टर, और इन्होंने जो कुछ टर्म्स दी थी उन पे एक यूनिट पूरा बेस्ड है। एंड जो भी क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं वो मैं आपको हर एक यूनिट के पहले बताऊंगी। सबसे पहला जो यूनिट है वो है फीचर्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। सो जैसे कि आपको याद होगा कि हमने मार्क्सिज्म पढ़ने से पहले, मार्क्सिज्म और लिटरेचर के बीच का लिंक जानने से पहले हमने समझा था कि मार्क्सिज्म क्या होता है। उसी तरीके से मैं आपको फेमिनिज्म भी थोड़ा बताना चाहूँगी। वैसे तो आजकल आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट इज फेमिनिज्म, स्पेशली विथ ऑल द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। बट फेमिनिज्म ओवरऑल, इसको इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हुए ऊपर से बताऊंगी कि फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट वुमेन हैविंग इक्वल राइट्स एज मैन। सो आजकल कभी जो थोड़ा बहुत ऐसे चल रहा है कि औरतें चाहती है कि उन्हें आदमियों से ज़्यादा मिलने लगे, या औरत आदमी बनना चाहती है, या वुमेन थिंक कि उनके पास सेम पावर है एज अ मैन। तो ऐसा नहीं है। फिजिकली वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन, बट वुमेन डू वांट टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज मैन, कि अगर वो औरत है तो भी उसे पढ़ने का मौका मिले, तो भी वो पढ़ाई कर सके, वो जो बनना चाहती है वो बन सके। क्योंकि वो औरत है इसलिए सिर्फ उस पर बच्चों का और घर का काम लाद के आप उसे ऐसे पीछे मत छोड़ दीजिए जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमन या फीमेल है। तो उनको भी बराबर हक मिलना चाहिए। दिस इज़ अबाउट फेमिनिज्म। बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। अब फेमिनिज्म की शुरुआत क्यों हुई, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये ब्लॉक करने के बाद हमें और समझ आएगा कि कैसे फेमिनिज्म की वजह से जो है हम अभी इतना आगे भी पहुँच पाए हैं। बिकॉज थ्रू आउट द ब्लॉक आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि शुरू में जब फेमिनिज्म वेव चालू हुआ था, जो पहली फीमेल राइटर थी उसके पास तो विमेन ऑडियंस ही नहीं थी रीड करने के लिए, बिकॉज औरतों का पढ़ना लिखना ही ज़रूरी नहीं माना जाता था। सो सबसे पहले शुरुआत में सिर्फ आदमी ही पढ़ते थे। औरतों का काम इतना ही था कि वो घर पे रहे, सिलाई बुनाई कढ़ाई सीखे, गाना गाना सीखे, खाना बनाना सीखे, बच्चों की देखभाल करना सीखे। एट अ वेरी यंग एज दे वुड गेट मैरिड। और ये सब मैं इंडिया की बातें नहीं कर रही हूँ, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, सब जगह यही हो रहा था। सो ये औरतों का काम इतना ही था कि 12-13 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती थी, बच्चे पालती थी और पति का ध्यान रखती थी। दिस इज ऑल व्हाट दे डिड। तो इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। सो व्हेन वी विल ग्रेजुअली गो थ्रू स्टेजेस ना, कि मैरी वोllstonecraft से हम जब एंड में एलन शार्टर तक जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि कैसे इनमें चेंजेस आए। तो मैरी वोllstonecraft ने जब लिखना शुरू किया, शी डिड नॉट हैव एनी विमेन ऑडियंस बिकॉज औरतें पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। सो शी हैड टू एक्चुअली रिक्वेस्ट हर मेल ऑडियंस कि आप प्लीज अपनी औरतों को पढ़ना लिखना सिखाइए, क्योंकि ये औरत लिखेगी किसके लिए, बिकॉज औरतों को वैसे ही नीचे समझा जाता था। तो अगर कोई औरत लिख भी रही है तो कोई आदमी उसे पढ़ने से रहा, बिकॉज आदमी मानते थे कि औरतें लिख ही नहीं सकती वैसे भी, और दे कैन नॉट बी अ गुड राइटर। सो आदमी पढ़ेंगे नहीं और औरतें पढ़ नहीं सकती है। सो देन हु विल बी हर ऑडियंस? सो शी लिटरली हैड टू बेग men to let their wives or their daughters learn, to be able to learn and read एंड बेसिक एजुकेशन उनको लेने थे। वॉल्यूशनरीज जो थे वो जब रिक्वेस्ट करते थे तो उनका तब शुरू में ये कहना था कि आप अपनी बीवियों को पढ़ने दीजिए ताकि वो आपकी एक अच्छी कंपेनियन बन सके। सो उस वक्त में भी पढ़ना जो था वो इस लेवल पे था कि इफ़ अ वुमन इज लिटिल बिट एजुकेटेड तो वो अपने पति की चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, या उसके साथ बात कर सकती है। शी कुड बी अ गुड कंपेनियन इफ शी इज एबल टू रीड एंड राइट एंड शी इज अ लिटिल बिट मोर एजुकेटेड। सो जो एजुकेशन भी था, इट वॉज फोकस्ड ऑन बीइंग अ गुड वाइफ, अ गुड कंपेनियन, एंड नॉट बिकॉज कि वो भी इंसान है, उसे भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितनी एक आदमी को मिल रही है। नॉट ऑन दैट, बट ऑन द फैक्ट कि इसे एक अच्छी बीवी बनने के लिए जितनी पढ़ाई की ज़रूरत है वो हम इसको कराएंगे। सो मैरी वोllstonecraft की शुरुआत ऐसे हुई। धीरे धीरे करके जो हमारे अगले अगले राइटर्स हैं, दे केप्ट ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स। तो इस पूरे ब्लॉक में हम वही सब जो है समझेंगे अभी। सो इस ब्लॉक की जो शुरुआत है यूनिट 1, इस यूनिट 1 से ऐसे कोई क्वेश्चंस आए नहीं है एज सच, इसलिए यूनिट 1 मैंने ये देखिए बहुत जल्दी इतने में ही ख़त्म कर दिया यूनिट 1, बिकॉज यूनिट 2 से एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं। बट लेट्स रीड विद दिस। जेन ऑस्टिन जो है उन्होंने परसुएशन में एक लाइन लिखी थी कि विमेन रिटन बाय मैन are fickle and unpredictable. Okay, women never had a chance to show their side because of lack of education.
क्योंकि आदमी जब औरत को लिखते हैं, कोई भी, आपने आजकल तो शायद सोशल मीडिया पे भी बहुत देखा होगा कि मेन राइटिंग विमेन कैरेक्टर्स, तो या इट्स समटाइम्स वेरी फनी, आई डोंट नो इफ यू कुड जस्ट लाइक गो ऑन यूट्यूब और फेसबुक, बहुत ही फनी तरीके से वो लोग लिखते हैं, क्योंकि आदमियों की एक सर्टेन फैंटेसी है, दे प्रेफर टू सी विमेन इन दैट लाइट, और वो फिर क्योंकि वो औरतों को वैसे ही देखते हैं एंड इसीलिए वो जब लिखते भी हैं तो वो औरतों को उसी लाइन में लिखते हैं, उसी लाइट में लिखते हैं जो जिस लाइट में वो उसे देखते हैं, राइट। अगर मुझे कोई कलर पिंक दिख रहा है तो मैं उसे पिंक की शेड में डिस्क्राइब करूंगी ना, कि टमाटर की तरह है लेकिन टमाटर से हल्का, या गालों की जो गुलाबी आती है वैसा। अब वो हो सकता है कलर ब्लू होगा, बट मुझे अगर वो पिंक दिख रहा है तो मैं वैसे ही लिखूंगी, राइट। सो अब जेन ऑस्टन का ये कहना है कि औरतों को कभी अपनी साइड दिखाने नहीं मिली, क्योंकि उन्हें कभी एजुकेशन ही नहीं मिला। जब उन्हें एजुकेशन नहीं मिला तो वो अपनी साइड बताएंगे कैसे? तो जब तुम सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो तो तुम ऑफ कोर्स ना, वो ऑटोमेटिकली गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि उसे तो अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। Okay, let's read this. Feminism is a political perception based on two fundamental premises. अगर आपको feminism वाले यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आता है, this is a good definition for you to be able to write. Okay, दो कौन से premises हैं? पहला ये कि the gender difference is the foundation of structural inequality between women and men, by which women suffer systematic social injustice. ठीक है, फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर है किसके बीच में है? इनइक्वालिटी मेन और वुमेन के बीच में, जिसमें कि औरतों को जो है सिस्टमैटिक इंजस्टिस, सोशल इंजस्टिस जो है वो सफर करना पड़ता है। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि जो दोनों सेक्सेस के बीच में इनइक्वालिटी है वो बायोलॉजिकल नेसेसिटी नहीं है, जैसा कि मोस्टली दिखाते हैं कि अरे औरतें तो है वो कमजोर होती है, भगवान ने कमजोर बनाया है, या इमोशनल होती है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो इट्स नॉट बायोलॉजिकल नेसेसिटी, बट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर डिफरेंसेस। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी, लेकिन हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल दी गई है कि औरतें अच्छी लीडर नहीं हो सकती, औरतें अच्छी डॉक्टर नहीं हो सकती, औरतों का तो काम ही सिर्फ नर्चरिंग का होता है। सो ओनली देयर आर सर्टेन लो पेइंग काइंड ऑफ जॉब्स जो होते हैं, तो औरतें सिर्फ वही कर सकती है, औरतें सिर्फ घर पे बैठ के अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है, दैट इज़ ऑल दैट दे आर गुड फॉर। ऐसा ये सब जो है ये हमारी एक पेट्रियार्किकल सोसाइटी बन चुकी है। उस सोसाइटी की वजह से हमारा दिमाग वैसे ही चलता है और हम वैसी चीज़ें सोचते हैं कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल्स है कि जब हम बोलते हैं डॉक्टर, तो आपके मन में एक आदमी आता है, आपके मन में एक औरत नहीं आती है पहले। इसके कुछ अब ऐसा है कि अगर हमारी सोच ऐसी, हमारी सोसाइटी की सोच ऐसी है, सो सीधी सी बात है कि जब आप कोई लिटरेचर रीड करेंगे तो आपको लिटरेचर में भी वही चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि लिखने वाले भी आदमी हैं, पढ़ने वाले भी आदमी हैं। और अगर औरतें लिखती भी हैं तो आपने देखा होगा कि अब औरतों को भी अगर लगता है कि अब तो खैर लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन कैन रीड एंड राइट, बट उस वक्त में जब औरतें लिखती होंगी, जब उनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थे, तो वो वैसे ही लिखेंगी ना जिसको कि कोई पढ़े। सो दे वुड प्रेफर टू राइट थ्रू द मेल गेज, क्योंकि वो चाहती है कि कोई उसे पढ़े, और पढ़ने वाला ऑडियंस तो मेल ऑडियंस ही है। सो देन शी वुड राइट इट दैट वे, राइट। इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, हमारे इग्नू की बुक से दिए हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे एक फीलिंग्स का जो ड्रामा पढ़ा था टॉम जोन्स, तो टॉम जोन्स में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उसमें काफ़ी सारे वुमेन कैरेक्टर्स हैं इन दैट नॉवल, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन कैरेक्टर्स, बट फील्डिंग जो है वो कभी बहुत ही, मतलब इतनी सारी औरतों में से बहुत कम ऐसे कैरेक्टर होंगे जिसमें कि एक्चुअली औरतें जो है वो समझदार हैं, या फिर वो अपना खुद का कुछ कर रही है। ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स थे औरतों के वो बस ऐसे ही देखी, वो लविंग है, वो समझदार है, लेकिन वुमेन वाला समझदार है, आदमी वाला समझदार नहीं है, ठीक है। हमेशा माफ़ कर देती, चाहे बंदा चीट करके आ जाए वो फिर भी माफ़ कर देगी, चाहे कुछ भी धोखा हो जाए वो फिर भी माफ़ कर देगी। शी इज़ जस्ट लाइक इटर्नली फॉरगिविंग। उसको कुछ इमोशन नहीं इसके अलावा कि हाँ मेरा पति मेरे साथ होना चाहिए, और वो मैन के अलावा उसका अगर लाइफ में एक आदमी नहीं है तो वो बहुत हेल्पलेस ही है, उसको पूरे टाइम किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सो शी हैज़ बीन रिटन दैट वे। अब हम ये बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, कि हो सकता है फील्डिंग्स अपनी औरतों को ऐसे नहीं लिखना चाहता होगा। सो ही वॉज नॉट नेसेसरीली अ बैड पर्सन जिसको लगता था कि औरतें आदमियों से नीचे हैं, बट अगर उनकी ऑडियंस यही रीड करना चाहती है तो उनका पब्लिशर भी फील्डिंग्स को यही बोलेगा कि भाई तुम स्टोरी ऐसी लिखो कि लोग इसको रीड करें, ओके, और फिर उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो सो ही हैज़ टू राइट वेयर ही इज एबल टू रीइंफोर्स द जेंडर स्टेरियोटाइप्स। इसी का एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि आप प्राइड एंड प्रेजुडिस जो हमने पढ़ा था जेन ऑस्टन का, तो उन्होंने मिस्टर बेनेट की जब बात की थी, तो वो भी जब किसके प्यार में पड़े, वो किससे कैप्टिवेट हुए थे। लेट्स रीड दिस। मिस्टर बेनेट captivated by youth and beauty and that appearance of good humor by which youth and beauty generally marries an unbelievably silly woman who destroys the happiness of others। कितना अजीब तरीका है ये किसी को डिस्क्राइब करने का कि आपने इस आदमी से या इस औरत से whatever like the love of your life is, उसको डिस्क्राइब करने का तरीका क्या है। देखिए, यूथ एंड ब्यूटी एंड गुड ह्यूमर। गुड ह्यूमर इज लाइक अच्छे स्वभाव की है, बट नॉट इवन
लाइक गुड ह्यूमर इज इनके सेंस में गुड ह्यूमर इज मोर लाइक कि पति की बात मानेगी काइंड ऑफ गुड ह्यूमर, नॉट इन द सेंस ऑफ लाइक समझदार वाला गुड ह्यूमर. ओके, एंड देन अनबिलीवेबली सिली वुमन, जो कि दूसरों की खुशियों को बर्बाद कर देती. कैसा तरीका है ये किसी को लाइक समवन दैट यू आर मैरिंग उसको डिस्क्राइब करने का. सो वेरी वियर्ड. लीडिया भी जो है वो विक्रम के यूनिफॉर्म और उसकी बातों से चार्म हो जाती है, एंड देन शी फॉल्स इन लव विद हिम एंड उससे शादी कर लेती है. सो ऑल्सो टू शो कि कितनी बेवकूफ़ है ये लड़की की, जिस ऊपर ऊपर की सुपरफ्लुअस बातों से मैरिड समवन एंड अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली उसने. सो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको थ्रू आउट देखने मिलेंगे. आई थिंक स्पेशली मार्लो की जो हमने बुक पढ़ी थी द हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसमें तो आपको औरतों का कैरेक्टर मुश्किल से देखने मिलेगा. 2 औरतें थी उसमें मेजरली, उसमें से भी एक तो जो वो अपने पति के मरने पे उसके नाम पे रोती रहती है कर्ट्स के, एंड शी डज नॉट गेट मैरिड. आई थिंक इस पे तो इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि वो औरत कभी शादी नहीं करती, बस अपने मरे हुए पति की याद में जिंदगी भर बैठी रहती है. लाइक बिकॉज शी वाज यंग शी कुड हैव रीमैरिड, शी कुड हैव हैड अ डिफरेंट लाइफ, बट वो उसके इंतजार में बैठी रहती है. एंड जबकि उसका पति जो है वो मिस्ट्रेस बना के बैठा होता है अफ्रीका में, और वो जो अफ्रीकन लेडी भी उसको भी बहुत सेक्सुअलाइज किया गया है. सो ऑल इन ऑल लाइक औरतों को मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स में, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में, पोइम्स में बहुत ऐसा बेचारी कैरेक्टर, या फिर बस माफ कर देगी प्यार, सुंदरता, लाइक उसके अलावा उनको किसी और चीज़ से डिस्क्राइब नहीं किया जाता था. ओके, सो लेट्स कम टू सेक्स एंड जेंडर. ये समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. आई एम होपिंग कि ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गए होंगे काफ़ी चीज़ें कि हम क्यों लिटरेचर और फेमिनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. सो विद दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्स एंड जेंडर. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सो देन बाकी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी. सो सेक्स एंड जेंडर जो है ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं. Okay, sex is the category based on natural or biological instinct. In contrast, gender is a cultural condition construct which has everything to do with the expectations and rules imposed by society on the individual. So sex जो है इसको आप majorly एक biological term ले सकते हैं, जिसमें कि because of course we understand there are 2 kinds of sexes, right, male and female. So if you have certain biological factors or characteristics, then you are a male, and the other person who has a different characteristics, then you are a female, right? तो ये कैसा हो गया बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हो गया कि हाँ ये आदमी है ये औरत है. ऑफ कोर्स देयर आर मोर जेंडर लाइक मोर सेक्सेस, बट ओके we'll just focus on these 2 as of now. एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में जो जेंडर है, जेंडर बायोलॉजिकली डिफाइंड नहीं है, नेचर के अकॉर्डिंग डिफाइंड नहीं है. इट इज़ मोर ऑफ अ कल्चर कंडीशन कंस्ट्रक्ट, जहाँ पे कि जेंडर के हिसाब से क्या है कि फिर वो विमेन जेंडर से एक्सपेक्ट करेंगे कि अरे तुम औरत हो, तुम्हें ढंग से बात करनी चाहिए, तुम औरत हो तुम ढंग से बैठो, तुम औरत हो तुम्हें सैक्रिफाइस कर लेना सीख लेना चाहिए, तुम औरत हो अगर घर पे कम खाना तो तुम थोड़ा कम खाओ, पर आदमियों को तो खिलाना ज़रूरी है, अगर घर में कम पैसे हैं तो बेटी को मत पढ़ाओ पर बेटे को तो पढ़ाओ, क्योंकि तुम औरत हो तो तुम सैक्रिफाइस करना सीखो, राइट. सो ये कल्चरल कंडीशनिंग जो है ना, ये होती है हमारी जेंडर, ठीक है. सो इफ यू गेट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्स एंड जेंडर, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल थिंग है, एंड जेंडर जो है वो कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है, कल्चरली कंडीशनड कॉन्स्ट्रक्ट है, ठीक है. With this, let's come to Unit 2, Mary Wollstonecraft, and उन्होंने जो ऐसे लिखा था वो था Vindication of the Rights of Women. Okay, इस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो पहला जैसे कि ये जो है 4 क्वेश्चन इस यूनिट से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ऑन एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. जहाँ पे भी मैं कोई भी नंबर लिख रही हूँ 2, 3, 4, 5, दैट मीन्स दैट ये क्वेश्चन उतनी बार आ चुका है. सो ये क्वेश्चन दिस वाज रिपीटेड एंड इट केम ट्वाइस. फिर आइडियोलॉजीज ऑफ मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट को डिस्कस कीजिए. Then discuss this sentence, which is from the tyranny of the man, the greater number of female follies proceed. It's Mary Wollstonecraft's contribution to women's rights and their education. Okay, ये मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, पॉज करके इसको रीड कीजिए. इनके वर्क हैं, राइट, कौन कौन से इनके काम थे, उनके टाइम पे विमेन की पोजीशन क्या थी. तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था कि उस वक्त में औरतों को पढ़ाया ही नहीं जाता था. सिर्फ मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास की औरतें जो थी वो एस्पायर कर सकती थी टू गेट एन एजुकेशन, और वो भी इसलिए सो दैट दे कैन बिकम अ गुड कंपेनियनेट फॉर मैरिज. ओके, दे कैन बिकम अ गुड कंपेनियन फॉर अ मैरिज. ओके, द वाइफ वुड बी ट्रेन टू बी अ प्लेजेंट कंपेनियन फॉर हर हस्बैंड. ओके, अब वोल्स्टोनक्राफ्ट जो थी उनकी क्या प्रॉब्लम थी विंडिकेशन वाले ऐसे में, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं. सो ये पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है, लेट्स गो थ्रू दिस. कहा है कि एक्चुअली औरतें जो नॉवेलिस्ट हैं या राइटर है वो अभी तक आई ही नहीं थी. शी हैड नो वन टू लुक अप टू, कि जैसे कोई आदमी है जब उसको पोएट्री लिखनी होगी, उसको नॉवल लिखनी होगी, तो ही हैड सो मेनी पीपल, बिकॉज चौसर से लेके
ओके, लेट्स सी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का जन्म कब हुआ था, ये देखिए 1759 में। अब 14th सेंचुरी से हमें चौसर की पोएम्स देखने मिल रही है, तो इन्हीं के साथ में कोई आदमी अगर पैदा हुआ होगा एंड ही वांट्स टू राइट अ नॉवल और अ पोएम, उसके पास 14th सेंचुरी से चौसर एंड देन उसके बाद कितने सारे राइटर्स आ गए, ही हैड समवन टू लुक अप टू। बट मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के टाइम तक भी औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सो शी डिड नॉट हैव राइट। सो राइटर्स इन जनरल एंड नॉवेलिस्ट इन पर्टिकुलर्स वर येट टू कम, बट कौन से? विमेन राइटर्स। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि शी हार्डली हैड एनी विमेन राइटर्स हुम शी कैन साइट एंड रिस्पेक्ट। उनके पास सिर्फ 2 थे जिनको कि उन्होंने कहा कि ये बहुत ब्रेन वॉश्ड राइटर्स हैं, आई डोंट रिस्पेक्ट देम। इनके पास अगला प्रॉब्लम ये है कि इनके पास बहुत ही कम रोल मॉडल्स थे टू रिकमेंड। ओके, सिर्फ ये 2 जो थी उनको थोड़ी जमती थी, बाकी इन्हें कोई जमता नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि द डिप्रेस्ड कंडीशन ऑफ वुमेन जो है बिकॉज ऑफ बहुत ही कमज़ोर एजुकेशन, ना करियर है ना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी है और काम वाम भी कुछ कर नहीं पाती, तो इसकी वजह से जो है औरतों का नेटवर्क वगैरह बन पाना भी बहुत मुश्किल था। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई औरतें राइटर्स थी भी, फॉर एग्जांपल वॉलस्टोनक्राफ्ट खुद एक वुमेन राइटर थी, लेकिन फिर भी उन्हें वैसी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, वैसी स्टूपिड डोसाइल कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे जिसमें खुद का दिमाग नहीं होता, वो सिर्फ प्रिटी दिखती है एंड ऑल शी कैन डू इज लुक प्रिटी एंड क्राई एंड बी हेल्पलेस। बिकॉज उनको रीड तो आदमी ही करेंगे ना, और आदमियों को पसंद नहीं था स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर रीड करना, दे वर नॉट हैप्पी विद इट। तो फिर इनको वैसे कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बुक बेचनी है अल्टीमेटली तो तुमको ऑडियंस के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। ओके, ऑल्सो उन्होंने आदमियों को प्लेड किया था टू लेट वुमेन बी एजुकेटेड सो देन शी कुड राइट फॉर वुमेन, क्योंकि एक बार औरतें पढ़ने लिखने लग जाएंगी तो फिर इनकी दूसरी औरतों के पास भी मौका होगा ना कि वो औरतों के लिए लिख सके। ओके, सो मैरी हैड नो वुमेन ऑडियंस। उनको औरतों को एजुकेशन दिलाने के लिए भी आदमियों को ही प्लीड करना पड़ रहा था कि भाई इनके लिए भी फंडिंग करो, इनको पढ़ाओ लिखाओ। ओके, एंड लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि द नीड फॉर एजुकेशन इज इवन मोर कंपेलिंग इन द केस ऑफ वुमेन देन इट इज फॉर मेन। के बाद लास्ट पॉइंट ये कि उन्होंने कहा कि औरतों की पढ़ाई या एजुकेशन आदमियों से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि औरतें जो है वो ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ इग्नोरेंस और स्लेवरी और डिपेंडेंस में वो रह रही है, क्योंकि उनको बचपन से वैसे सिखाया गया कि अरे आदमी नहीं है तो तुम बाहर कैसे जाओगे, तुम सड़क पे कैसे जाओगे। सो वो पैदा होते ही से उनके दिमाग में वो सब चीजें डाली जा रही है। तो इनको तो एजुकेशन की और भी ज्यादा जरूरत है। एक बार आदमी नहीं भी पढ़ा लिखा ना तो भी उसको पता है कि हाँ मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बट औरतों के दिमाग में तो ये चीजें बचपन से हैं। सो देन इट इज इवन मोर नीडेड फॉर वुमेन टू बी एजुकेटेड। ये सब उन्होंने अपने इस ऐसे में बोला था। द विंडिकेशन के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे। सो एट दैट टाइम इमीडिएटली ऑलमोस्ट हर यूनिट में हम देखेंगे कि जो भी ऐसे हम डिस्कस कर रहे हैं इन सभी राइटर्स का हम एक ऐसे 1 या 2 ऐसे डिस्कस करेंगे एंड उस ऐसे में क्या लिखा था एंड उसके क्या क्या इफेक्ट रहे थे। सो आई विल मोस्टली आई थिंक इन मोस्ट ऑफ दीज यूनिट हम इमीडिएट इफेक्ट देखेंगे और उसके अलावा हम सब्सिक्वेंट इफेक्ट देखेंगे। उससे आप जो है फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन्होंने क्या किया था, इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, तो आप बता सकते हैं। ओके, सो इमीडिएट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था कि वॉलस्टोनक्राफ्ट एंड उनके जो कॉन्टेम्प्रेरीज थे उन्होंने विमेन के स्टेटस की तरफ देखा, विमेन के राइट्स को देखा, ह्यूमन राइट्स की तरह कंपेयर किया। उन्होंने बोला विमेन राइट्स आर नॉट एनी सेपरेट देन ह्यूमन राइट्स। औरतों के राइट इंसानों के राइट है, ऐसा आदमियों के राइट और औरतों के राइट कुछ अलग अलग नहीं है। और इसीलिए वो सब ने मिलकर रिवॉल्यूशन में हिस्सा लिया जहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, आदमी और औरतें दोनों को मिलनी चाहिए। भाईचारा है तो सिर्फ भाईचारा नहीं हो, उसमें औरतें भी इन्वॉल्व हैं, राइट। दे रिकॉग्नाइज दे हैड सिस्टर्स एज वेल। फिर उसके अलावा क्या हुआ, विमेन्स राइट इज द इशू ऑफ ह्यूमन राइट, जो मैंने कहा था वो भी इसी का हिस्सा था। इसके अलावा जो भी जेंडर बेस्ड इश्यूज थे, क्लास बेस्ड इश्यूज थे, उनको उन्होंने टैकल किया। और इसी के साथ जो है उन्होंने अलग अलग कल्चर्स में भी जो प्रॉब्लम हो रही थी, राइट, उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि इंग्लैंड में मेरे क्रिश्चियन लोगों में जो प्रॉब्लम्स हो रही है औरतों को सिर्फ हम उसको टैकल करेंगे, नहीं, उन्होंने ओवरऑल जो रिवॉल्यूशन है उसको सब जगह के लिए उन्होंने कराया। सो जहाँ पे भी औरतों को अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, सही से नहीं अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, उन सब जगह पे उन्होंने उसको अपनी बात को पहुंचाया है विद डिफरेंट कल्चर्स लाइक कॉलरिज, थॉरू एंड गांधी। ठीक है, सब्सिक्वेंटली यानी कि इन फ्यूचर 1870s के बाद जो है एक एक्सप्लोजन हमें देखने मिला विमेन्स फील्ड ऑफ एजुकेशन में। बहुत सारे स्कूल बने औरतों के लिए, कॉलेजेस बने और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में भी जो है औरतों को जगह मिली। With this we come to unit 3 which is Virginia Woolf, a room of one's own। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। इसमें से यूजुअली कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ कॉमन बिटवीन मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट एंड वर्जीनिया वुल्फ, क्योंकि इन दोनों को एज ए पायनियर फेमिनिस्ट देखा जाता है एंड इन दोनों ने क्या क्या आइडियोलॉजीज लाई थी उसको आप डिस्कस कीजिए। फिर वर्जीनिया वुल्फ का एटीट्यूड डिस्कस कीजिए इन हर राइटिंग्स। फिर examine Virginia Woolf as a feminist critique and analyze the strengths and limitation of Virginia Woolf's theory with reference to the class or gender।
ठीक है, ये एरिया आप पॉज करके रीड कीजिए कि वर्जिनिया वुल्फ के बारे में है। उनका जो ऐसे हम इस बार पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ रूम ऑफ वंस ओन, जो 1929 में लिखा गया था। इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल ऐसे, और मैं आपको बताऊंगी भी कि इस ऐसे में क्या क्या लिखा है। अब एक चीज़ जो सोचने वाली है वो ये है कि हमारी जो वोल्स्टोनक्राफ्ट थी उसके और वर्जिनिया वुल्फ के एज के बीच में ऑलमोस्ट 130 साल का डिफरेंस था। जो प्रॉब्लम्स वोल्स्टोनक्राफ्ट को थी कि उसने तो विमेन राइटर्स देखे ही नहीं थे, औरतें पढ़ी लिखी ही नहीं थी, उसने जो प्रॉब्लम्स फेस की थी वो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे वर्जिनिया वुल्फ को फेस नहीं करनी पड़ी थी। हर प्रॉब्लम्स वर समथिंग एल्स, ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आ गए थे। औरतें भी जो थी उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। अब जब वर्जिनिया वुल्फ आ गई थी तो औरतों को वोट करने का राइट था, वुमेन वर अलाउड टू वर्क, ओके। एंड भले ही उनको ऐसे क्लासिकल एजुकेशन मिले या ना मिले, लेकिन वो सब रीड कर सकती थी। सो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका था विद द प्रॉब्लम्स दैट मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट वाज फेसिंग टू द एज ऑफ वर्जिनिया वुल्फ। अब हम आते हैं ऐसे पे जो कि है द टेक्स्ट ऑफ अ रूम ऑफ वंस ओन, ठीक है। ये एक्चुअली कैसे शुरू हुआ था? ये एक सीरीज थी जहाँ पे वर्जिनिया वुल्फ को कैम्ब्रिज में बुलाया गया था। इट वाज अ लेक्चर, ये एक लेक्चर था, एंड जो लेक्चर है इसका नाम था ODTAA, जिसका की फुल फॉर्म है वन डैम थिंग आफ्टर अनदर। सो एज विद द नेम यू कैन इमेजिन, ये बहुत ही इनफॉर्मल लेक्चर था। लेक्चर में जो है वर्जिनिया वुल्फ ने कुछ चीज़ें जो है उनके बारे में बात की थी। सो पहले मैं इसको अपने इजीली मुझे जो याद है और जो हिंदी में समय में समझा देती हूँ, और फिर हम जो है इसके सारे पॉइंट्स रीड करेंगे। तो वर्जिनिया वुल्फ का यहाँ पे कहना था कि औरतें जो थी ऑफ कोर्स उनको अब एजुकेशन मिलने लगा था। इट वाज बेटर देन बिफोर डेफिनेटली, क्योंकि 130 साल का अंतर है और उस बीच में वर्ल्ड वॉर 1 भी हो चुका था। सो देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, सब कुछ था। लेकिन औरतों को फिर भी उस लेवल पे एजुकेशन नहीं दिया जा रहा था जिस लेवल पे आदमियों को दिया जा रहा था। सो उस वक्त में क्या होता था कि आदमियों के कॉलेज में जो था, जैसे कि ऑक्सफोर्ड भी ले लो या कैम्ब्रिज ले लो, कोई भी बड़े बड़े कॉलेजेस में जो आदमियों का एरिया था, तो हर आदमी को एक पर्सनल रूम मिलता था जहाँ पे कि उसका खुद का टेबल चेयर होता था। एंड दे वर फाइनेंशियली हेल्प्ड फ्रॉम देयर फैमिलीज, क्योंकि उनको भी पता था ना घर वालों को कि अभी मेरा बेटा पढ़ाई करेगा, फिर आगे वो जाके हमारी मदद करेगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, ऑल दीस थिंग्स। वहीं औरतों के लिए ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं था। औरतों के कमरे बहुत छोटे होते थे, वहाँ कोई टेबल नहीं होता था, और उनको ऐसे मतलब पैसे वगैरह से भी वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी अपने घर वालों पे। तो वर्जिनिया वुल्फ का कहना ये था कि किसी भी औरत को टू बी एबल टू राइट गुड, टू बी एबल टू राइट वेल, ओके, फॉर एनी वुमन टू बी एबल टू राइट वेल, शी शुड हैव अ रूम ऑफ वंस ओन। और उसके लिए उन्होंने 3 चीज़ें बोली थी कि एक तो अपना खुद का रूम होना चाहिए, एक खुद का टेबल होना चाहिए, और उनको कम से कम 500 पाउंड पर ईयर का उनको कम से कम एक हेल्प होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि उसके बाद ही जो है कोई औरत वो अच्छे से लिख पाएगी। अभी कितना सही है कितना गलत है हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट इन दिस लेक्चर। आई विल रीड इट फ्रॉम हेयर। जो स्टूडेंट उनका वो लेक्चर अटेंड कर रहे थे, दे यूज्ड टू कम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड बेड सिट्स, जिसमें कि सिंगल रूम होते थे, जिसमें कि एक बेड होगा, एक राइटिंग डेस्क होगी, एक चेयर होगा, एंड एक सिटिंग रूम होगा, एंड बेडरूम होगा, ओके। सो इन कंट्रास्ट द मेंस कॉलेज एट द टाइम वुड have been able to provide their students with sets of 2 rooms per person, ठीक है। सो आदमियों के कॉलेजेस को 2 रूम मिलते थे, आदमियों को लाइक हर एक आदमी को 2-2 कमरे मिलेंगे, लेकिन औरतों को जो है वो एक ही कमरा मिलेगा, एंड उसमें भी बस एक छोटा कमरा एंड टेबल चेयर मिलेगा। को इसीलिए मेंशन किया जा रहा है एक्सप्लिसिटली बिकॉज इन द डेवलपमेंट ऑफ हर आर्ग्यूमेंट शी हैड टू राइट दैट अ वुमन नीड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अ रूम ऑफ हर ओन, एंड दैट इन दीज 2 मैटर्स, दैट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एंड इन्हीं दोनों चीजों में एक्चुअली औरतों को हमेशा ट्रेडिशनली डिसएडवांटेज रहा है, क्योंकि औरतें जो है वो कभी भी इकोनॉमिकली सेफ या सिक्योर नहीं रही, क्योंकि उनके पास जॉब्स, पहले तो जॉब्स मिलना ही औरतों को काम करना अलाउ नहीं था। सो ये ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी बात है। प्राइवेसी भी औरतों की कुछ नहीं होती थी, क्योंकि जो इंसान कमाता नहीं है उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है, उसको आदमी भी, वो औरत घर पे कितना भी काम कर रही हो वो यही बोलेगा घर पे दिन भर बैठे बैठे करती क्या रहती हो, राइट। सो शी डजंट हैव एनी प्राइवेसी और नीदर डज शी हैव एनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सो देन दीज 2 थिंग्स वर लाइक रियली इंपॉर्टेंट, क्रूशियल फ्रॉम हर साइड। जब उन्होंने ये लेक्चर दिया था उस वक्त तक वर्जिनिया वुल्फ जो है वो ऑलरेडी काफी फेमस एक राइटर ऑथर बन चुकी थी, और इसीलिए वो ये सब चीज़ों को
बाहर आके लोगों के सामने बोल पा रही थी और लोग सुन भी रहे थे। एक चीज़ नोट करने वाली जो है वो ये है कि उनका जो एजुकेशन था वर्जिनिया वुल्फ का, इट वाज लार्जली सेल्फ एक्वायर्ड, राइट। उन्होंने अपने पापा की लाइब्रेरी से ही पढ़ाई वगैरह करके ऐसे किया था, लेकिन उनको ऐसा कोई क्लासिकल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी का कभी वो हिस्सा नहीं रही थी। सो ऑल्सो दैट वाज अ फैक्ट कि जब वो ये लेक्चर दे भी रही थी तो भी उनकी जो ऑडियंस थी वो एक्चुअली टेक्निकली उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, बिकॉज ये सब जो थे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो डिग्रीज ले रहे थे, जबकि वर्जिनिया वुल्फ के खुद के पास कोई डिग्री नहीं थी। सो ऑफ कोर्स शी वुड ऑलवेज बी लाइक, कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहेगा, हम जैसे हीन भावना कहते हैं, राइट, कि मैं इनसे थोड़े नीचे हूँ, भले ही वो उनसे बहुत आगे पहुंच चुकी थी, बट लाइक technically if you see on papers on the basis of degrees and education she was a bit behind them. Okay, अब उन्होंने क्या लिखा था इसमें वो हम रीड करते हैं। A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. ठीक है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड 500 पाउंड्स a year का कम से कम उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, एंड उनके पास डोमेस्टिक स्पेस या प्राइवेसी होनी चाहिए जहाँ पे कि वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सके। ये एक प्री रिक्विसाइट है फॉर अ वुमन टू राइट। प्री रिक्विसाइट यानी पहले से ही होना चाहिए, दिस हैज टू बी देयर। ओके, शी जस्ट हैज कंस्ट्रक्टेड इमेजिनरी पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स सिस्टर, दिस इज वेरी फनी, ओके, बट ऑल्सो सो ट्रू, लाइक आयरनिकल यू कुड से, कि उन्होंने एक ऐसी पिक्चर पेंट की जहाँ उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर की एक बहन थी जो कि शेक्सपियर जितनी अब थी कि नहीं थी हमें नहीं पता, ओके, वी डोंट नो, बट इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने एक पिक्चर पेंट किया, ओके, कि शेक्सपियर की एक बहन थी जो उनकी ही जितनी टैलेंटेड थी, उतनी ही उनके जितना अच्छा वो एक ड्रामा लिख सकती थी, शी वॉज अ वेरी टैलेंटेड ड्रामाटिस्ट, बट शी हैड टू किल हरसेल्फ बिकॉज ऑफ द जेंडर बायस ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड इन इंग्लैंड। ओके, बिकॉज इंग्लैंड में उस वक्त में बहुत ज़्यादा सेक्सिज्म था एंड उसके टैलेंट को कोई भी प्रॉपरली देख भी नहीं पा रहा था, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोग, उसकी वल्नरेबिलिटी को एज अ वुमन वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, दैट्स व्हाई शी हैड टू किल हरसेल्फ। इन कॉन्ट्रास्ट शी सेज कि शेक्सपियर का खुद का माइंड जो है वो इसीलिए डेवलप कर पाया क्योंकि वो एक मेल थे, राइट, वो आदमी थे, तो उनको वैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती गई जो कि शायद अगर वो औरत होते तो वो उनको नहीं मिलती। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि औरतें जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के अंडर रहती हैं, अलग अलग थ्योरिस्ट के, अलग अलग जेंडर आइडियोलॉजी के, कि अगर वो कुछ लिख भी देंगी तो लोग बोलेंगे अरे तुम तो औरत हो इसलिए तुमने ऐसे लिखा, या तुम औरत हो इसीलिए तुम्हारी बुक कोई पढ़ेगा नहीं। इनफैक्ट ये आज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल J.K. रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी, शी इज लाइक वर्ल्ड नोन राइटर नाउ, उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं एंड कितना मिलियंस में उन्होंने पैसा, बिलियंस में कमाया, आई एम प्रीटी श्योर, बट उन्होंने भी जब अपनी बुक पब्लिश की थी, इवन टिल नाउ वो अपना फुल नेम ना लिखते हुए सिर्फ J.K. रोलिंग लिखती है, क्योंकि उससे तुम ये डेसिफर नहीं कर पाओगे कि इज इट अ फीमेल राइटर और अ मेल राइटर, क्योंकि लोग करते हैं ऐसा आज भी कि अगर फीमेल राइटर है सो देन दे वुड बी लाइक ये मुझे नहीं रीड करना बिकॉज इट्स फ्रॉम अ फीमेल राइटर। इट स्टिल हैपेंस कि विमेन सेंट्रिक मूवीज जो है वो आदमी देखना पसंद नहीं करते हैं, औरतें तो है वो देख लेती है कि हाँ क्या फर्क पड़ता है, मूवी तो मूवी है ना, आदमी हो या औरत हो, औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी ऐसे हो जाते हैं अरे दिस इज अ चिक फ्लिक, दिस इज बोरिंग, आई डोंट वांट टू सी इट, औरतों की पिक्चर है कौन देखेगा। सो आज भी ऐसा होता है, पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अरे औरतों की ये तो बोरिंग फिल्म रहेगी। सो मे बी इट्स समहाउ लाइक उनको रियलाइज भी नहीं होता होगा कि वो ऐसा कर रहे हैं, बट वो ऐसा करते कि अरे ये औरतों वाली मूवी कौन देखेगा, चलो दूसरी देखते हैं। बट औरतें नहीं करती ऐसा कि अरे आदमियों वाली मूवी कौन देखेगा, चलो हम औरतों वाली लगाते हैं। बट ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सो अ रूम ऑफ वंस ओन का कंट्रीब्यूशन एंड क्रिटिसिज्म भी देखते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है। सो उन्होंने पहला उसका क्रिटिसिज्म दिया है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज असेंशियल फॉर अ राइटर। ओके, तो जब उन्होंने ये लेक्चर दिया और ये लेक्चर जो बाद में पब्लिश हुआ और सब कुछ, तो जो क्रिटिक्स थे उनका ये कहना था कि जस्ट बिकॉज किसी के पास पैसे हैं डजंट मेक हिम और हर अ गुड राइटर, या उसके पास कमरा है डजंट मेक हिम और हर अ गुड राइटर। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जहाँ पे कि ऐसे राइटर्स थे जो बोले कि हमारे पास तो कोई 500 पर ईयर हमें देने वाला नहीं था, 500 छोड़ो हमारे पास 50 देने वाला भी कोई नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने एग्जाम्पल दिया ये एक बहुत ही अच्छे राइटर का, दोस्टोवेस्की का, जिसने कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं जबकि वो एंजाइटी से गुजर रहे थे, उनको घर नहीं रहता रहने के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए भी मतलब बेसिक नहीं मिल पा रहा था। सो 500 तो छोड़ दो, 5 रुपए भी नहीं थे मैं रुपए में बोल रही हूँ बिकॉज वी आर इंडियंस, बट 5 पाउंड भी नहीं होंगे उनके पास में, एंड स्टिल दे वर एबल टू प्रोड्यूस सम अमेजिंग वर्क। तो फिर ये तुम किस चीज़ के लिए बोल रही हो कि तुम्हारे पास रूम होना ही चाहिए, नहीं तो तब तक हम लिख नहीं पाएंगे अच्छे से। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया उन्होंने ये कहा है कि जब वर्जीनिया वुल्फ बोलते हैं कि हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इट इज़ नॉट एन एंड इटसेल्फ, इट्स नॉट द एंड गोल, बट इट इज़ अ मीन्स टू
टू द एंड, ओके, कि अब वो औरत को पैसे की चिंता नहीं है या फिर शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो एटलीस्ट शी हैज वन मोर वेपन टू फाइट पेट्रियार्की, एंड विदाउट इट पेट्रियार्की हैज येट अनदर वेपन विच इट कैन इन्फोर्स इट्स डिक्टम टू दैट अ वुमन मस्ट नॉट राइट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पैसे मिलने से औरत अच्छे से लिख लेगी, पर ऐसा है कि अगर पैसे नहीं रहेंगे तो तुम उसको और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हो, तो सीधी सी बात है ना। दूसरा पॉइंट उन पे जो है क्रिटिसिज्म का, वो है क्लास नॉबरी का, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि वर्जिनिया वुल्फ जो है वो सिर्फ ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड लोगों या फिर ऑक्सफोर्ड या उससे अबव से पढ़े हुए लोगों को ही वो अच्छा मानती है, उन्हीं के वर्क को वो कहती है कि दिस इज वर्थ रिकॉग्नाइजिंग, बट उसके नीचे के लोगों को वो नहीं करती है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है इग्नू की बुक में, सो आई डोंट नो, बट दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म दैट शी हैड टू फेस, दैट इज अबाउट क्लास नॉबरी। फिर थर्ड पॉइंट जो है, दिस इज अबाउट कमिटमेंट टू लिटरेचर, इजी भाषा में समझते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मिस वर्जिनिया वुल्फ को जो है इनको खुद का कमरा दे दिया, लेकिन ये कर क्या रही है उस कमरे में? इनका कमरा भले कितना ही अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, लेकिन ये उसमें बैठ के अगर औरतों को चाय ही पिला रही है तो फिर क्या करना है इतना अच्छा कमरा देके भी उनको। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देते उन्होंने कहा है कि जो वर्जिनिया वुल्फ है, क्योंकि उनकी जो हीरोइंस है मोस्टली वो किसी सोसाइटी में होस्टेस होती है या किसी की बीवी या किसी की माँ है, सो टिपिकली उनके जो कैरेक्टर्स हैं दे आर स्टिल फॉलोइंग द वुमेन स्टीरियोटाइप्स जिनके के अगेंस्ट ही फाइट कर रही है। सो व्हाट्स द पॉइंट? अब इनको मिल गया है ना कमरा, इनको मिल गया है 500 पाउंड पर ईयर के, पर आप उससे क्या कर रहे हो? इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट फॉर द फैक्ट कि आपने इतना पूरा लेक्चर दे दिया बट यू आर स्टिल नॉट फॉलोइंग इट। एक चीज होता है बोलना और एक चीज होता है करना, इफ यू आर स्टिल नॉट फॉलोइंग इट, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेइंग ऑल दीस थिंग्स? ठीक है, एंड देन द लास्ट पार्ट इज अटैक अ क्रूशियल पार्ट ऑफ हर हाइपोथेसिस। मिसेस वुल्फ वांट्स द वुमेन ऑफ हर क्लास टू हैव द प्रिविलेजेस ऑफ वुमेनहुड विदाउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रेडिशनली assumed by them, and to have the advantages of a men's education without being subsequently obliged as nearly all men are to justified। ठीक है, इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, सो उनका ये कहना है कि वर्जिनिया वुल्फ जो है वो सारे औरतों वाले प्रिविलेजेस चाहती हैं जो औरतों को मिलते हैं, लेकिन वो औरतें जो ट्रेडिशनली ड्यूटीज निभाती हैं वो नहीं निभाना चाहती है। तो उनको फायदे सारे चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ नहीं चाहिए। सिमिलरली उन्हें आदमियों के एजुकेशन के सारे फायदे चाहिए, लेकिन आदमियों के ऊपर जो ऑब्लिगेशन होते हैं कि अब जब पैसा पढ़ाई कर लिया तो उन्हें पैसा भी कमाना पड़ता है, उन्हें घर पे सपोर्ट भी करना पड़ता है, तो इन्हें वो नहीं करना है। इन्हें दोनों तरफ से फायदे चाहिए और नुकसान नहीं चाहिए। ऐसा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था उस वक्त में जब उन्होंने ये लेक्चर दिया था। सब्सिक्वेंटली इसका क्या इफेक्ट हुआ है कि ऑफ कोर्स इनकी जो थ्योरी है इट मेक्स सेंटर टू द स्टडी ऑफ एज ऑफ मैन एंड द 18th सेंचुरी। ओके, 18th सेंचुरी के जो मूवमेंट थे उस पर। फिर उसके अलावा सेकेंडली जो है हर फोकस ऑन नॉन लिटरेरी काइंड ऑफ राइटिंग, जैसे कि डायरी, लेटर्स एंड जर्नल्स जो हैं, इसमें भी औरतों के लिए बहुत सारे सपोर्ट करने वाली चीज़ें जो थी वो पढ़ी गई थी। और उसके अलावा ही जो है मेंटल स्ट्रेस बोर्न बाय वुमेन, इसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सारी बात की थी कि कैसे स्ट्रेस फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करने लगे थे औरतों को। This was subsequently her contribution to feminism and English literature. With this we come to Simone de Beauvoir and उनका जो राइटिंग है वो है द सेकेंड सेक्स। इसमें से बहुत बार जो है आपको शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट मोस्टली कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स गो थ्रू दोस। सो अनलाइक द कंपोनेंट्स ऑफ Beauvoir's thesis टू इंडिकेट उनकी स्ट्रेंथ एंड उनकी लिमिटेशंस आप बताइए। ओके, एंड द अदर करके बहुत बार शॉर्ट नोट्स में आता है, तो द अदर क्या है इसको समझिए। सब अल्टरिटी जो है इसका कॉन्टेक्स्ट दीजिए और अपने आंसर को बताइए, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। एंड वही द अदर पे द अदर या मैंस अदर इसको समझाइए। एंड देन द टाइटल ऑफ द सेकेंड सेक्स एंड देन द सेकेंड सेक्स मार्क्स अ शिफ्ट इन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसको डिस्कस कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं एग्जाम में। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज अबाउट उनकी जो लाइफ है एंड उन्होंने जो लिखा था वो था द सेकेंड सेक्स 1949। ये वर्ल्ड वॉर 2 के भी बाद की राइटर हैं। सिमोन द Beauvoir है, इन्होंने जो प्रॉब्लम एक्चुअली एक्सप्लेन किया, आई फील कि आज भी जो औरतें हैं दे आर स्टिल फेसिंग दैट प्रॉब्लम। क्योंकि पहले क्या था कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने क्या बोला कि औरतें पढ़ी लिखी नहीं है तो वो रीड ही नहीं कर सकती, तो उन्होंने औरतों को पढ़ाया लिखा। फिर वर्जिनिया वुल्फ बोली कि ये लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अब औरतों ने काम वाम करना शुरू किया एंड दे बिकेम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, सिमोन द Beauvoir ने क्या प्रॉब्लम निकाली कि औरतें तो बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है लेकिन आदमी अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। तो औरतें तो अब आदमी का काम भी करने लगी और औरतों का काम भी करने लगी, लेकिन आदमी जो है वो इस
सोच से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, तो वो सिर्फ अभी भी पैसे कमाने का जो आदमी का काम उन्हें लगता है वो वही करते हैं, बट वो बाकी काम नहीं कर पाते। इसका क्या मतलब होता है? For now, only are the women empowered with an education and the vote, but they also go out to work. Women divide their time now between family and career. In one sense, therefore, that the early battle for gainful employment outside the home, one of the issues before Wollstonecraft and Woolf, is now over. एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बदले नया प्रॉब्लम आ गया। अब नया प्रॉब्लम्स क्या क्या है इनके ऐसे पे हम वो देखते हैं। कंपटीशन बिटवीन सिंगल वर्किंग वुमेन एंड एम्प्लॉयड होम मेकर्स, ये कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता रहेगा। आज भी हम नोटिस करते हैं कि दोनों ही खुश नहीं है, क्योंकि जो काम करने वाली औरत है वो अपने बच्चों के साथ घर पे टाइम स्पेंड करना चाहती है, वहीं जो औरत दिन भर बच्चों के साथ घर पे बैठी रहती है, शी वुड प्रेफर टू वर्क, क्योंकि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी रह नहीं गई, वो बस वो अपने पति और इसकी बीवी और उसकी माँ बन के रह गई है। सो शी इज ऑल्सो नॉट हैप्पी, एंड ऑल्सो इन दोनों के बीच में हमेशा क्लैशेस चलते रहते हैं टू शो कि मैं जो कर रही हूँ वो ज्यादा अच्छा है, राइट? या कहीं ना कहीं दोनों को एक मन में कॉन्फ्लिक्ट कुछ ना कुछ रहता है। दूसरा ये कि इट सीम्स टू हैव इंक्रीज द वर्क ऑफ वुमेन एंड नॉट टू हैव इंक्रीज वुमेन्स पावर। पावर तो नहीं बढ़ी, लेकिन काम बहुत बढ़ गया है, which is the opposite of what it was supposed to do. Paid employment outside the home has to be carried along with unpaid employment within the home, right? बाहर का paid employment के साथ साथ घर का unpaid employment भी औरतों को ही करना पड़ रहा है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये था कि द रेडिकलिज्म सीम्स अननेसेसरी टू द वुमेन इन द टाइम ऑफ प्रेजेंट। आज की बहुत सारी औरतें जो हैं, आपने शायद यूट्यूब वगैरह पे भी देखा होगा कि वो आज भी औरतें बोलती है अरे फालतू में फेमिनिज्म आप लेके आ गए, और औरतें जो पहले करती थी भाई खुश थी। हमारी नानी को देखो, 20-20 बच्चे पैदा करके भी शी वाज हैप्पी, तब डिवोर्स भी कम होते थे। हाँ, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं था ना, वोट नहीं दे सकती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, काम नहीं कर सकती थी, तो अब पति 20 या 50 बच्चे पैदा कराएगा तो उसको उसी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वो गई तो भूख से मर जाएगी। तो ऑफ कोर्स भूख से मर जाने से बेटर है कि कम से कम यहाँ छत है, कपड़े हैं, घर का ध्यान रखो, एंड देन शी कैन सर्वाइव। तो मतलब इतना सब करने के बाद भी, इतने सालों का फेमिनिज्म, मतलब कितनी औरतों की सैक्रिफाइसेस, इतनी मूवमेंट्स होने के बाद भी आज की औरतें जो है वो कहती है कि अननेसेसरी है। सो इट इज लाइक इट सीम्स अननेसेसरी टू द वुमेन इन द टाइम ऑफ प्रेजेंट। बट सोचने वाली बात यह है कि ये औरत जब आज बोल भी पा रही है ना कि अरे क्यों किया ये सब, हम तो हमारी नानी दादी कितने खुश थे, हम भी वैसे खुश होते, ये बोलने का हक भी उनको उन्हीं औरतों ने दिलवाया है जिन्होंने ये सारी मूवमेंट्स की थी। सो देन यू कैन नॉट से कि इट वाज अननेसेसरी, बिकॉज नाउ यू हैव अ चॉइस, यू कैन से कि हाँ मुझे ट्रेडिशनल वाइफ बनना है, पर पहले तो आपके पास वो चॉइस भी नहीं थी। टू दिस टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ शॉर्ट नोट्स, एंड ऑल्सो अगर ऐसा कुछ आंसर आता है कि टॉक अबाउट द अदर, सो इट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग, या आपको सोचना पड़ेगा अरे द अदर क्या, लाइक क्या करना है इसका, क्या, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग। या सो इन्होंने जो है एलन शाल्टार ने बोला था कि ह्यूमैनिटी इज मेल एंड मेन डिफाइंस women not in herself but as relative to him। वो ऐसा नहीं कहते कि मैन और वुमेन है, नहीं, वो पहले उन्होंने किसको डिफाइन किया, मैन को, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, जो आदमी नहीं है, जो दूसरा है वो औरत है। Okay, so they are not defining women as women, but they are defining women as something which is relative to man. Okay, so women are not regarded as an autonomous being, right? क्योंकि वो आदमी के थ्रू उसका एक वैल्यू बन रहा है, वो खुद में अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है, और इसीलिए शी इज कॉल्ड सेक्स। ओके, द सेक्स, इसका क्या मतलब हुआ, दैट शी अपील्स एसेंशियली टू मेल एज सेक्सुअल बीइंग, ओके, बिकॉज वो उनको सेक्स प्रोवाइड करती है, एंड लाइक या दैट्स ऑल दैट दे कैन थिंक ऑफ हर। फॉर हिम शी इज सेक्स, एब्सोल्यूट सेक्स, नो लेस। शी इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएटेड विथ रेफरेंस टू मैन एंड नॉट ही विथ रेफरेंस टू हर। So she is the incidental, the inessential, as opposed to the essential, that is he. So the man is the essential one and she is the inessential one, and then she is the other. इसके बाद इसी को जो है उन्होंने पोजिट सुपीरियोरिटी नॉर्म के तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे जो मैन है वो सुपीरियर है एंड द वुमन शी इज इन्फीरियर, एंड दिस ऑल्सो ब्रीड्स इनइक्वालिटी एज वुमेन इज डिफाइंड इन रिलेशन टू द मैन। सो औरत को आदमी के रिलेशन में डिफाइन किया जाता है, नेवर द अदर वे। एंड ऑल्सो वुमेन्स रोल इज कंडीशनड एंटायरली बाय द बायोलॉजिकल फैक्ट ऑफ सेक्स, ओके, एंड दिस मेक्स द रोल ऑफ द वुमेन डिमीनिंग एंड लिमिटिंग इन फैक्ट, बिकॉज अभी तक उन्होंने जितनी हिस्ट्री में देखा था कि जैसे जो अफ्रीकन स्लेव्स थे उनको जो वाइट लोगों ने जब उनके ऊपर रूल किया, सो अफ्रीकन स्लेव्स वर लेस इन नंबर्स। सिमिलरली जैसे जूस के ऊपर जब हिटलर ने जो चीज़ की, सो देन जूस वर लेस इन नंबर्स देन जो वहाँ पे बाकी लोग थे, और इसीलिए उनके ऊपर ये सारा ऑपरेशन हो पाया। बट women on the other hand, this is the only case जहाँ पे कि women and men are same in numbers, like equal, but they are still being oppressed, and unlike the African American or Jews, women do not have a shared history.
Okay, women have gained only what men have been willing to grant. They have taken nothing, they have only received. उन्हें कुछ भी उन्होंने लिया नहीं है, उन्हें सब कुछ सिर्फ दिया गया, और जो भी दिया गया उन्होंने सिर्फ वही लिया है. इनकी जो मूवमेंट्स भी है वो ऑलवेज दे वर ऑन द चैरिटी ऑफ men. And women, they always had this second class status and they have never challenged it. इनका कोई पास्ट नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, और ये अल्टीमेटली सबकी सब मिलके एक पॉइंट पे भी आ नहीं पाते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर अगर औरतें सब एक साथ खड़ी भी हो जाए तो अंदर ही अंदर रहते हैं कि अरे मैं तो हिंदू, मैं तो मुस्लिम, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, आई एम ब्लैक, सो मेरी तो इनसे ज़्यादा दिक्कत है. मैं सो इस तरीके से वो जो है कभी भी एक नाम के अंदर वो लोग कभी भी साथ नहीं आ पाए. जैसे कि कम से कम ये देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे, जो जूस थे, एटलीस्ट दे वर एबल टू कम टुगेदर एज वन, बट औरतों के साथ में ये केस कभी भी नहीं हो पाया है. Let's come to the next unit, which is Elaine Shaltar and the feminist criticism in wilderness. So let's evaluate इनके बारे में, इलेन चार्टर के बारे में. So उन्होंने गायनो क्रिटिसिज्म ये जो है टर्म हमें दिया था, लाइक शी मेड इट फेमस. पहले भी ये टर्म एग्जिस्ट करता था, बट शी ब्रॉट इट इनटू लाइट. ओके, दिस कैन आल्सो कम टू यू एज अ शॉर्ट नोट, इट इज़ पॉसिबल. सो ये टर्म हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे. फिर उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन आते हैं वो है कि फेमिनिस्ट थ्योरीज डू नॉट गिव सफिशिएंट अटेंशन टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी. ये काफ़ी सारे जो मेल क्रिटिक्स होते हैं, इनका कहना है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान ना देते हुए सारी औरतों को एक साथ एक ही जगह पे रखता है. जबकि उनका कहना है कि औरतें भी, जैसे औरतों में भी वाइट औरतें जो वो कम ऑप्रेस होंगी, जो अफ्रीकन अमेरिकन है जिनको हम ब्लैक बोलते हैं, तो वो लोग ज़्यादा ऑप्रेस होंगे. इवन इंडिया में भी औरतें सभी ऑप्रेस होंगी, लेकिन अगर कोई किसी बैकवर्ड क्लास से आता है तो हो सकता है कि उसको ज़्यादा जो ऑपरेशन का सामना करना पड़े. फिर evaluate Elaine Shaltar's contribution to the feminist criticism, then give reasons for Elaine Shaltar's discontent with the existing feminist criticism. एंड उनका कंट्रीब्यूशन पे ऑफकोर्स पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, उनके क्या क्या कंसर्न्स रहे हैं लिटरेचर में, एंड उनका क्रिटिकल मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर एंड सोसाइटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. एंड देन इलेन चार्टर का जो ऐसे हम पढ़ने वाले हैं, फेमिनिन क्रिटिसिज्म इन द विल्डरनेस, इस ऐसे को डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है. ऑफकोर्स गायनो क्रिटिसिज्म पे मैंने कहा था क्वेश्चन आ जाते हैं. सो those are the questions. Let's come and talk about Elaine Shaltar. She was born in 1941. American theorist थी, teacher, researcher and English and women's studies में उनका main contribution था. उनके जो मेन काम थे वो है अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन. विमेन राइटर में ये काफ़ी फेमस थी. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन विल्डरनेस, ये तो हम पढ़ेंगे ही डेफिनेटली. एंड ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का इनका एज था मेनली, ऑफ कोर्स बिकॉज यू कैन सी 1941 के बाद 1941 में ये बॉर्न थी. Okay, so let's read a little bit about feminist criticism in the wilderness. So this seems to me that it addresses women and men within the academy. Okay, ये दोनों को ही एड्रेस करते हैं, ना ही सिर्फ औरतों को. एंड उसके अलावा उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में बात की, जैसे क्या विमेन थ्योरीज को या विमेन क्रिटिसिज्म को कंसर्न करना चाहिए बाकी दूसरी मेथडोलॉजी से या नहीं. जैसे कि क्या जब हम विमेन या फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म करते हैं तो क्या हमें उसमें इंक्लूड करना चाहिए मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, अफ्रीकन अमेरिकन क्रिटिसिज्म या कॉकेशियन क्रिटिसिज्म, या दूसरी चीज़ों को भी, दूसरी थ्योरीज को भी क्या हमें उसमें मिक्स करना चाहिए या हमें उसे सेपरेटली देखना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स जैसे ही फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म दूसरी चीज़ों को अलग हटाता है, वो बोलते हैं कि ठीक है, हमें मार्क्सिज्म, हमें क्लास की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की बात करनी है. सो देन द अदर क्लासेस या द अदर क्रिटिसिज्म दे स्टार्ट टू फील that they are threatened and this other theory is getting prioritized. and इसीलिए जो feminist theory है कभी कभी this becomes secondary. the disadvantage जो है इसका कि ये theory इसीलिए हमेशा unstructured रही है, feminist theory को हमेशा marginalize किया गया है, इन्हें unimportant रखा गया है, and इसीलिए ये जो है किसी भी school of critical theory में इनको उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी. इसके बाद उनका कहना है कि देयर आर एसेंशियली 2 काइंड्स ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी. पहला जो है वो विमेन एज अ रीडर को डील करता है, दूसरा जो है वो विमेन में ऐसे एज अ फेमिनिस्ट क्रिटिक से डील करता है. तो जो सेकंड वाला क्रिटिक है, द फेमिनिस्ट क्रिटिक, दैट इज द वन विच वी कुड कॉल एज गायनो क्रिटिसिज्म या गायनो क्रिटिक्स. ये जो है विमेन एज अ प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सचुअल मीनिंग विद द हिस्ट्री, द थीम्स, द जॉनर्स एंड स्ट्रक्चर और लिटरेचर बाय विमेन, इससे वो डील करता है. इसमें सारे साइकोडायनामिक्स ऑफ फीमेल क्रिएटिविटी, उनके लिंग्विस्टिक्स प्रॉब्लम, फीमेल लैंग्वेज, कैसे लिटरेरी करियर ऑफ अ फीमेल आगे बढ़ता है, लिटरेचर हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ती है, और कैसे पर्टिकुलर राइटर्स और उनके काम है उनको वो स्टडी करते हैं, बट फ्रॉम अ फीमेल क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें और स्टीरियोटिपिकल विमेन भी इंक्लूड होती हैं, जैसे कि स्पेशली पहले जो थे सिर्फ मेल राइटर्स ही हुआ करते थे. सो दे यूज्ड टू राइट विमेन इन अ सर्टेन वे, जो कि इट्स नॉट इवन नेचुरल और नॉर्मल, बट वो उस तरीके से लिखा करते थे बिकॉज
उनकी फैंटेसी में औरतें वैसी होती थी तो वो उनको वैसे ही लिखा करते थे. सो देन द omission of and misconception about women and criticism and the fissures in male constructed literary history, right? और exploitation और manipulation भी जो है फीमेल ऑडियंस का, बिकॉज उसी तरीके की जैसे किसी की फैंटेसी है तो वो उस हिसाब से एक फीमेल को लिखेगा, एंड देन रीड करने वाली औरतें हैं अगर, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ इसने ऐसा लिखा तो मुझे भी ऐसे ही होना चाहिए, दैट आई शुड बी परफेक्ट, आई शुड ऑल्सो लुक ऑलवेज लुक प्रिटी, और आई शुड ऑलवेज बी दिस सर्टेन वे, बिकॉज उनके लिए लिखने वाला तो को जो है वो आदमी लिख रहा है. सो देन ऑफ कोर्स देयर इज एक्सप्लॉइटेशन एंड देयर इज मैनिपुलेशन. फीमेल क्रिटिक्स को उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट से कंपेयर किया है कि दे आर लुकिंग फॉर द सिंस एंड एरर्स ऑफ द पास्ट, एंड गानो क्रिटिसिज्म इज एक्चुअली द न्यू टेस्टामेंट विच इज सीकिंग द ग्रेस ऑफ इमेजिनेशन. थोड़ा सा क्रिश्चियन कंपैरिजन है ये, बट इस तरीके का कंपैरिजन उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा है कि दोनों ही नेसेसरी है. ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से अच्छा है, लेकिन दोनों ही नेसेसरी है. फिर उन्होंने स्टीरियोटाइप ऑफ वुमेन की बात की है, जैसे कि मिडिल मार्च में उन्होंने बोला है कि डोरोथिया जो है वो शी फेल्ड एज अ थ्योरिस्ट. ये हमने एमएजी 3 में मिडिल मार्च जो नॉवल है वो पढ़ी है, या एटलीस्ट आपने उसकी समरी वगैरह देखी होगी. एंड रोजामंड जो है शी इज़ अ डम ब्लॉन्ड, और उसको पैसे वैसे का ही सिर्फ चाहिए रहता है, उसको ज़्यादा कुछ अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट नहीं करनी होती है. वहीं डोरोथिया जो है उसको सोशल सर्विसेज करनी होती है, उसको लोगों की मदद करनी होती है, और इसीलिए रोजामंड के लिए ईजी था हैप्पी होना, बिकॉज शी जस्ट नीडेड अ रिच मैन एंड देन शी वाज हैप्पी. वहीं डोरोथिया के लिए एक ऐसा इंसान उसको चाहिए था जो उसके सपनों को समझ सके, वो जो दूसरों की मदद करना चाहती है वो कर सके. सो शी ऑल्सो नीडेड समवन हु इज फाइनेंशियली स्टेबल बट ऑल्सो शेयर्स हर ड्रीम्स. So then this was more difficult for her to be happy, and that's why they are also saying कि शायद फेमिनिज्म की वजह से औरतों के लिए खुश रहना जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो गया है. That was one of their point of view. बोला है कि एक ऐसे जो है which is closer to gynocritics, which examines the characteristics of a distinctively women's practice of writing. Okay, women's practice of writing, and would perhaps be called gynocentric or women-centered, as opposed to बाकी जो है gynocentric का opposite क्या हुआ, androcentric, which is male-centered. अब उनका एलन शाल्टर का कहना है कि ये जो थ्योरी है गायनोक्रिटिक्स की, दिस इज बेस्ड ऑन 4 मॉडल्स. कौन कौन से 4 मॉडल्स है, लेट्स सी. सो पहला जो है वो है ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल क्रिटिसिज्म. तो बायोलॉजिकल हम जैसे कि समझ सकते हैं कि ऑफ कोर्स जो ऑटोमेटिकली औरतों में कुछ सर्टेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आदमी में नहीं होते हैं, एंड वाइस वर्सा कुछ चीज़ें जो वो आदमी में ऑटोमेटिकली आती हैं जो औरतों में नहीं आती. How women see themselves in relation to society, and hence to understanding how they represent themselves in writing. उनकी जो strength है वो resilience है, उनका personal experience है, and how they are always on the verge of confessional stories. And उनकी जो weakness है, that is it promotes exclusionism based on biological differences. Okay, ये उनकी weakness हुई. Second point है हमारा linguistic criticism, means possible differences in the way of women and men how they use the language. इसकी strength ये है कि it is a powerful emotional appeal of the notion of women's language. इसकी weakness ये है कि ये इस चीज़ को examine नहीं करता है कि whether men and women have equal opportunity and access to common language. So then instead of helping us वो actually उल्टा ही काम करता है. जो थर्ड वाला है वो है साइको एनालिटिकल फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. ये बेस्ड है एलन शाल्टर के रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड क्रिएटिव प्रोसेस पे. इसका प्रो ये है कि इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी व्हेन अप्लाइड टू स्पेसिफिक टेक्स्ट, ऑथर एंड ग्रुप ऑफ कल्चर. इसका लिमिटेशन ये है कि ये बहुत एक थ्योरेटिकल मॉडल है विच अराइजेस फ्रॉम द इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन सोशल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ चेंज. एंड फाइनली जो लास्ट वाला चौथा पॉइंट है वो है विमेंस कल्चर. ये शाल्टार का मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस है आउट ऑफ ऑल 4. इसको कि उन्होंने पूरा ऐसा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है जिसमें कि विमेंस कल्चर और मेन कल्चर दोनों को उन्होंने 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल के थ्रू बनाया. आपको वेन डायग्राम्स पता होंगे, राइट? सो इधर जो 2 सर्कल्स है उसमें से एक जो है वो ऑफ कोर्स दिस डेडिकेटेड टू विमेन, द अदर इज टू मेन, और फिर उसके बीच का जो कॉमन एरिया है वो उन दोनों के बीच में कॉमन है. अब उसका ये कहना है कि हिस्टोरिकली विमेन हैव बीन म्यूटेड या फिर साइलेंस की गई थी वो फ्रॉम द डोमिनेंट ग्रुप, एंड फेमिनिस्ट थ्योरीज अकॉर्डिंग टू शाल्टर they need to articulate the area specific to women, okay, and women's writing. और इसकी consequences क्या है कि जो भी cultural और literary history है उसमें women भी include होनी चाहिए, recreation होना चाहिए, overhauling of literary classification based on era and genre होना चाहिए. Let's come to Ellen Shaltar's contribution. So शाल्टर का जो पहले का वर्क है इसको एक्चुअली क्रिटिसाइज किया गया था ऑन द अकाउंट कि इन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन राइटिंग को उतना काउंट में नहीं लिया है, और ये विमेन क्रिटिसिज्म की बात करती है लेकिन ये ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को भूल जाती हैं, और इसलिए उन लोगों ने सबसे ज़्यादा इनके ऊपर
दोष लगाए हैं या सबसे ज़्यादा इनको कंप्लेन किया है। तो एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दिया है कि पहले तो वो बात करते हैं अबाउट द टू कल्चर, जैसे कि आदमी और औरत है, ठीक है, उसमें से औरत को हम म्यूट कर देते हैं and it is regardless of from which race class she comes from, but she is marginalized. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में उन्होंने उसके और सब पार्ट्स नहीं किए हैं, ये कहना है इलेन शाल्टार का। एंड सेकंड जो उन्होंने इस मॉडल में इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि उन्होंने एथनिक, एकेडमिक और इकोनॉमिक चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, बट एक एक अलग अलग तरीके से नहीं, एक साथ, जैसे कि एथनिसिटी को सारे अलग अलग टाइप के एथनिसिटी को एक साथ रखा है, एकेडमिक सारे एक साथ रखा है, इकोनॉमिक सारे एक साथ रखे। इसकी प्रॉब्लम यह है कि इट कैन ओनली सी वन रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन्स राइटिंग एंड मेंस राइटिंग, राइट, क्योंकि हमने देखा कि उसने दो अलग अलग वेन डायग्राम बनाए थे। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक एडवर्सियल या फिर हॉस्टाइल है ये। सो जो गानो क्रिटिसिज्म है ये सिर्फ एक तरीके की नैरेटिव है, सफरिंग को ही फोकस करता है, जिसमें वो वुमेन को हमेशा विक्टिम की तरह ही देखता है, जबकि वुमेन हमेशा विक्टिम नहीं होती है। सो इसीलिए ये जो गानो क्रिटिसिज्म है, इट लूजेस द वेपन इट कुड हैव बीन, एंड एक्चुअली ये जो एजेंडा है उससे हट जाता है, इट बिकम्स ऑफ लाफ्टर। 6 which is the last unit of this block, और इस यूनिट से एक्चुअली कमला दास की जो पोएम है उसके ऊपर लेटली आई हैव नोटिस कि क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, पहले जो नहीं आते थे अब ज़्यादा आ रहे हैं। कमला दास आपने अगर पढ़ा होगा तो आई थिंक MEG 7 में कमला दास है, उनकी जो पोएम थी द इंट्रोडक्शन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पोएम हियर। यूनिट का नाम है फेमिनिस्ट कंसर्न इन इंडिया टुडे, बट जो कमला दास ने ये पोएम लिखी थी ये आई थिंक ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने तभी लिखी थी। सो अब क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं एग्जाम में वो ये है कि फेमिनिस्ट थ्योरी को यूज़ करते हुए कमला दास का एन इंट्रोडक्शन को डिस्कस कीजिए, उसमें कौन से इश्यूज थे उसको डिस्कस कीजिए, एंड मेजर कंसर्न ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी जो है इसको डिस्कस कीजिए। आई थिंक दिस कुड एक्चुअली बी ऑल द वे थ्रू, लाइक नॉट जस्ट फ्रॉम दिस यूनिट बट सारे यूनिट्स में आपको सभी फेमिनिस्ट क्रिटिक्स के नाम देने होंगे, उनके क्या क्या पॉइंट्स थे वो आपको बताने होंगे। सो अगर आपने एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास नहीं पढ़ी है, सो फर्स्ट आई विल सजेस्ट यू गो हैव अ रीड, हैव अ लुक एट दैट पोएम। मैंने जो है मोस्टली सभी पोएम्स जो है एटलीस्ट उनका एक रीडिंग किया है। आई विल ट्राई टू ऑल्सो क्रिएट वीडियोज जहाँ पे कि मैं पोएम एक्सप्लेन कर सकूँ, बट इफ़ नॉट एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या है उस पोएम में। एसेंशियली इफ आई हैव टू समराइज इट, कमला दास जो है वो एक फीमेल पोएट थे। ऑफ कोर्स शी वॉज नॉट लाइक एजुकेटेड फ्रॉम स्कूल्स, लाइक क्लासिकली वो एजुकेटेड नहीं थी, बट शी यूज्ड टू लाइक टू राइट, एंड शी केम फ्रॉम अ साउथ इंडियन बैकग्राउंड। सो जो इंग्लिश या हिंदी थी वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं थी, बट शी स्टिल प्रेफर टू राइट इन इंग्लिश बिकॉज दैट वाज काइंड ऑफ हर सोलेस कि फिर मुझे यहाँ पे लाइक इन सब रिश्तों में बनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती थी उसको वंस शी स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश तो वो उनको भूल जाती थी। एंड इवन थ्रू द पोएम दिस इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट कि ऑल द पीपल हु आर टेलिंग मी टू नॉट टू राइट इन इंग्लिश बिकॉज इट इज़ नॉट माई लैंग्वेज, ऑल्सो उस वक्त में इंग्लिश के खिलाफ लोग बहुत बोल रहे थे बिकॉज ब्रिटिशर्स को हटाना था एंड ऑल ऑफ इट। सो देन शी सेज जस्ट लेट मी राइट इट, एंड दैट्स द होल पोएम वेयर शी इज गिविंग हर इंट्रोडक्शन दैट हु शी इज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी इज। थ्रू आउट दैट पोएम को अपना इंट्रोडक्शन देती है, बट उसी के साथ भी जो विमेन के साथ में जो गलत होता है इस टाइप की चीज़ें, या उसके साथ जो हो रहा है उससे आपको नोटिस होगा कि औरतों के साथ में क्या गलत होता है। सो देन शी ब्रिंग्स हर अटेंशन टुवर्ड्स दोज थिंग्स। Read about that poem. So it is written as a dramatic monologue in blank verse associated with Victorian or 19th century England. It targets the audience in urban and middle class, since in India, Western culture models are accessible chiefly to these categories of people. इसमें इंग्लिश का यूज़ किया गया है सो दैट डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसलेशन, एडिटिंग एंड पब्लिकेशन दैट कन्फ्रंट्स द राइटर ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज आर एब्सेंट, क्योंकि इंग्लिश में ही लिखी गई है पोएम तो उसको कुछ भी ट्रांसलेट वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। और द पोजिशन ऑफ इंडियन वुमेन टू अ नॉन इंडियन ऑडियंस, और इसीलिए इन रीजन्स की वजह से ये जो पोएम है ये गानो क्रिटिसिज्म का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेशनली इसके क्या इम्पैक्ट रहे थे कि आज की दुनिया में भी वी कैन सी द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स आइडेंटिटी एंड दैट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इंटरनेशनली जो है इसमें जो इनएडिक्वेसीज ऑफ वेस्टर्न फेमिनिस्ट थ्योरीज उसको डेवलप करने का एक मौका मिलता है विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम। This poem it goes on to ventilate the issue of language, और जो आर्टिस्ट है वो इंसिस्ट करती है कि उसकी क्रिएटिव ऑटोनॉमी को कोई हाथ ना लगाए। जैसे कि मैंने कहा था कि वो इंग्लिश में पोएम लिख रही है एंड पीपल डोंट लाइक इट, सो उसके घर वाले उसको बोल रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि इंग्लिश में मत लिखो, तुम्हारी जो मदर टंग है उसमें लिखो। औरतें भी उसका सपोर्ट नहीं कर रही हैं, पर वो कहती है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, अगर मैंने ये लैंग्वेज अपना ली है तो ये लैंग्वेज मेरी है, इसकी गलतियाँ भी जो है वो मेरी हैं। देखो जैसे कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, व्हाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू, व्हाई नॉट लेट मी स्पीक।
any language. The language I speak becomes mine, and its distortion, its queerness, all become mine and mine alone. इसको आपको थोड़ा और अच्छे से रीड करना पड़ेगा, and you will have to go through it. You will have to understand what the poet is trying to say, and only then you will be able to attempt this question. And with this, I am ending this unit, this whole block actually, and I hope that you were able to find answers to all the questions that we discussed. हमने जो भी questions यहाँ देखे वो सब पहले एग्जाम में आ चुके हैं. आप लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये वाला वीडियो एटलीस्ट एग्जाम के पहले डाल दूँ, so I'm trying my best to get it done before your exam. And I hope you enjoyed this video. I hope to see you guys in the next one, and all the best for your exam.